हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थीगण, आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का एग्ज़ाम, जिसमें मात्र 15 नंबर का सामान्य अध्ययन जीके है। लेकिन चाहे वो 15 नंबर का हो या 5 नंबर का, हर नंबर की अपनी अहमियत होती है, क्योंकि यहाँ पास मार्क्स नहीं बल्कि इस कंपटीशन के क्षेत्र में ऊपर से बेहतर नंबर लाना आपकी आवश्यकता होती है। और इस नंबर के लिए हर एक क्षेत्र जो है वह हर एक क्षेत्र जो है काफ़ी अहम होता है। हम लोग देखें, पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट टारगेट बैच भी आपके लिए शुरू हो रही है। वो पहला उद्देश्य है कि पहले आप ये देख लो है कि पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो अलग अलग विषय के हैं, वो कितना पानी में है, ताकि आप अच्छी तरह से जानकर समझकर एडमिशन लेना है। और राजधानी कोचिंग कोर्ट के क्षेत्र में कितनी ख्याति, कितना क्रेडिट रखता है, साख रखता है, आपसे बेहतर इसके बारे में कौन बता सकता है। ये विश्वास निरंतरता के साथ, अपनी मेहनत के साथ कार्य करने से प्राप्त किया है। और आप अपनी निरंतरता और मेहनत से सफलता के मार्ग पर, जहां स्टार्ट 3 जून से शुरू है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर तीनों की पढ़ाई आपको की जाएगी। कहता है, कौन सा देश हाथियों का देश, कौन सा देश हाथियों का देश कहलाता है। अब यहाँ अलग अलग जगह जो है, लाओस को 1000 हाथियों का देश, 1000 हाथियों का देश कहते हैं। जब यहाँ विकल्प में है नहीं, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। म्यांमार अर्थात बर्मा, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे। तो स्वर्णिम भूमि, इसे स्वर्णिम भूमि के नाम से जानते हैं। कंबोडिया का एक अपना, हर राज्य का एक अपना अलग अलग नाम होता है। लैंड ऑफ द खेमर, लैंड ऑफ द खेमर के नाम से कंबोडिया को जाना जाता है, जबकि वियतनाम को लैंड ऑफ ब्लू ड्रैगन, लैंड ऑफ ब्लू ड्रैगन के नाम से जाना। यहाँ एक उपनाम नहीं बल्कि आप 5 उपनाम एक साथ एक झटके में ही प्राप्त कर लेते हैं ना। किसके शासन काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर और दिल्ली के अगल बगल के क्षेत्र पर लूटपाट मचाया था, वो मंगोल का था। वो आया था 1327 ईस्वी। अब देखो 1327 ईस्वी किसका शासन काल है। में तो मंगोल का पहला आक्रमण जो हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण 1221 में चंगेज खां किया था। ये जो है तर्मसरीन 1327 ईस्वी में आक्रमण करता है। सबसे ज़्यादा 5 बार
मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी काल में होता है। इल्तुतमिश के काल में पहला मंगोल आक्रमण होता है। सबसे ज़्यादा 5 बार अलाउद्दीन खिलजी काल में होता है। अब देख लो, इल्तुतमिश का जो शासन काल है वह है 1210 से लेकर 1236। ये काल है 1327 ईस्वी, अर्थात ये नहीं होगा। बलबन का शासन काल है 1266 से लेकर 1287, अर्थात ये भी नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी का काल है 1296 से 1316, ये भी नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल है 1325 से लेकर 1325 से लेकर 1351। तो स्पष्ट है कि उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान, इसे जो है पागल सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान, रक्त का प्यासा सुल्तान, विस्मयकारी बुद्धि वाला सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को का यात्री, मोरक्को का इब्न बतूता भारत आया। चलिए, कितने एक सवाल और कितने नए नए सवाल और जवाब को आप उत्तर देने में सक्षम होते हैं। यही राजधानी कोचिंग एसके कश्यप के साथ जब मिलते हैं, ये विशेषता आपको प्राप्त होती है। हर प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ बेहतर रूप से आपको जानकारी का अवसर मिलता है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नकारात्मक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न आपका नकारात्मक है। महावीर 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन को परित्याग कर सन्यासी हो गए, सही है। महावीर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे। महावीर का जन्म जो हुआ था 540 BC में हुआ और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC में होता है। कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने का महावीर को जिन और इनके अनुयायी को जैन कहा जाता है। जिन मतलब होता है विजेता। जिन मतलब क्या होता है? विजेता। ये कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब पर विजय प्राप्त किए थे। जैन ने अपने धर्मोपदेश के लिए प्राकृतिक भाषा को अपनाया, सही है। जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश देता है। मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, जैन धर्म में मूर्ति पूजा होती थी। कई तीर्थंकर की मूर्ति बनाकर पूजा, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, दोनों जो श्वेतांबर या दिगंबर दोनों मूर्ति पूजा करने लगे हैं। प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा होने लगी। अर्थात ये लाइन गलत है। यहाँ कहता है नहीं की जाती, जबकि की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश, अनुच्छेद 127 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। ये प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से प्रभावित होकर तदर्थ एडहॉक किसमें बनाते हैं? तो हाईकोर्ट का वह न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उसे तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब हर कार्य का कुछ न कुछ होता है कि इसमें इतना मिनिमम, जैसे कि संविधान पीठ के लिए मिनिमम 5 मेंबर का होना जरूरी है, उसे कोरम कहते हैं। तो संविधान के किसी व्याख्या या अन्य कार्य के लिए कोरम यदि पूरा नहीं हो रहा है, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कोरम पूरा करने
समक्ष लंबित वाद को असाधारण वृद्धि होती तो फिर न्यायाधीश की संख्या बढ़ाई, सभी 33 से न्यायाधीश की संख्या 37 कर दी गई। मुकदमा ज़्यादा है तो न्यायाधीश की संख्या बढ़ाइए। अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को बनाइए कि भाई कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया। न्यायाधीश का कोरम पूरा आदि नहीं हो रहा है, कम से कम 33 थी कि अभी 37 कर दिया गया। काम बटा हुआ है, मालूम हो कि एक कोर्ट बनाना जिसमें 7 या 9 या 11 न्यायाधीश थे, वो तो वहाँ पर 5 ही बच रहे हैं, अन्य सबका काम बटा हुआ है। तो उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश को वहाँ बुला करके कोरम के रूप में शामिल करते हैं। न्यायाधीश दीर्घकाल पर अवकाश पर जाता हो, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 127 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम NDRF इसके आधार पर बनता है। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड फोर्स 2005 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इसका देखिए पटना के निकट बिहटा में इसका एक क्वार्टर है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यदि बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, इसी प्राकृतिक आपदाएं जो आती है, आग का लगना, तो उसमें ये बल जो है उसको पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा किया गया। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी का अवशेष हम्पी, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। अब कहता है कार्य करने वाला भोग, ये वैदिक कालीन कर था। ऊपरी कर ये गुप्तकालीन कर था। बचा कौन? शिष्ट। जब चारों आप परिचित हो गए कि चारों का संबंध किससे है, कितना आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं। तो उत्तर इसी प्रकार से देना है कि हर प्रश्न के हर विकल्प का हमें जानकारी हो, ताकि जब उत्तर दे तो ये संशय नहीं हो कि ये गलत हो जाएगा, सही है, पता नहीं। संशय मुक्त रहना है। आप ऐसे भी हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट का हर निर्णय पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी कॉज के साथ होता है, ताकि संदेह की गुंजाइश न हो। यहाँ यही कार्य आपको करना है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के आधार पर वित्त आयोग का गठन होता है। यह एक संवैधानिक संगठन है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए होता है। गठन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति गठन करते हैं। केंद्र राज्य के बीच आर्थिक संबंध, केंद्र राज्य के बीच कर, अब देखिए संघ और राज्य के बीच कर राजस्व के वितरण पर यह सुझाव देता है। संघीय वार्षिक बजट तैयार करना ये तो वित्त मंत्रालय का काम। राष्ट्रपति को वित्तीय मामले पर परामर्श देना ये तो वित्त मंत्री देंगे। संघ और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय निधियों का विनिधान करना, निधि का बंटवारा करना, ये जो है सो आपका बजट का पार्ट होता है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, वर्तमान में जो है 16वां वित्त आयोग काम कर रहा है।
2026 से 31 तक ये काम करेगा। इसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष थे। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? देखो, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में आता है। एंडी जो दक्षिण अमेरिका का है, लगभग 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांका गुआ। एकांका गुआ जो चिली में है। सर्वोच्च चोटी का नाम है एकांका गुआ जो चिली में है। और इसकी ऊंचाई जो है 6961 मीटर। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में। एटलस पर्वत अफ्रीका में। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट 8848.86 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये सभी के सभी जो है मुर्दार पर्वत के उदाहरण हैं। तो पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट, जिसकी PYQ को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का PYQ सबसे मूल अहम आधार होता है, जो परीक्षा के स्ट्रक्चर से आपको परिचित कराता है। और जब परिचित होते हैं तब फिर उसके लिए अध्ययन की ज़रूरत होती है। अध्ययन के लिए कहीं न कहीं बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु की सक्षम सुयोग्य टीम जो है राजधानी कोचिंग, उसकी अपनी ख्याति है, अपनी पहचान है। यहाँ से जुड़िए। 3 जून से जो बैच शुरू होना है, इसमें शामिल होकर के पूरी तरह से इसको इस प्रकार से पढ़ना है कि प्रत्येक प्रश्न को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप हल कर सकें। तुर्की, अभी देखिए भारत से लगातार इसका कहीं न कहीं विवाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। तो तुर्की का कहाँ पर अवस्थित है? काला सागर और एजियन सागर के बीच अवस्थित है। इसके अलावा इसकी सीमा जो है वो मध्य सागर से भी मिलती है। यह यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला देश होता है। एकमात्र मुस्लिम देश, जो तथाकथित अपने को धर्म निरपेक्ष कहता है। नहीं, खैर ऐसा कोई प्रत्यक्ष दिखता नहीं, कभी हुआ करता था। किसी व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाए, यह प्रावधान ऐसे तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 में भी लिखता है। अनुच्छेद 20 में भी लिखता है कि एक अपराध के लिए 2 बार एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिए जाने का अधिकार। लेकिन यहाँ दंड संहिता धारा पूछ रहा है, तो यह है धारा 300। धारा 300 297 क्या कहता है? कहता है धार्मिक सौदागृह सौदागृह या कब्रिस्तान के क्षेत्र में यदि 100 से छेड़छाड़ करते हैं तो दंड प्रक्रिया के तहत जो है वो शामिल होगा।
298 कहता है किसी को धार्मिक मामला को यदि है, धार्मिक क्षेत्र को यदि आप ठेस पहुंचाते हैं तो वो दंडनीय अपराध होगा। 396 कहता है कि डकैती और हत्या से संबंधित दंड की प्रक्रिया, चूंकि हाईकोर्ट है, एक आध क्वेश्चन वो दंड प्रक्रिया से आपके सामने रह सकता है, एक आध क्वेश्चन रहेगा दंड प्रक्रिया से जुड़ा हुआ। सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर नकारात्मक प्रश्न है। सीबीआई का स्थापना संथानम आयोग की अनुशंसा पर 1963 में की गई थी। संथानम समिति के सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी गठन किया गया। यह एक वैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसके लिए कोई अलग से कानून जो है सो कानून नहीं बनाया गया। इसकी स्थापना 1964 में नहीं 1963 में हुई। इसका कार्य केंद्र सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार आदि मामलों में अनुसंधान करना है। इस भी सन यहाँ गलत लिखा हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक वैधानिक संस्था है, इसका गठन तो दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम के तहत किया गया था। निम्नलिखित मूल अधिकार किस संवर्ग में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब क्या है, छुआछूत, छुआछूत को समाप्त कर दिए जाने का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। अब देखो शोषण के अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, समता का अधिकार 14 से 18 है, घटना 17 का है, अर्थात उत्तर क्या है, समता का अधिकार। यदि इस प्रकार से आप नॉलेज रखते हैं, हर विकल्प पर आपकी पकड़ है, तभी आप जो है सुयोग्य विद्यार्थी हैं। जहां असफलता आपका कभी भी आपके सामने नहीं आ सकता है, केवल और केवल सफलता का ही आप हकदार होते हैं। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने को लगती है तो उसमें निम्न में कौन सी संरचना परिवर्तन नहीं होता है। फिर आपके सामने नकारात्मक प्रश्न है। सेवा क्षेत्र की विकास की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। अब देखिए भारत का ही देखिए, भारत में ही देखें यदि हम तो सेवा क्षेत्र लगभग 53%, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी मिलकर जितना करता है उससे अधिक अकेले सेवा क्षेत्र से हमें लाभ होता है। बैंक, बीमा, सड़क परिवहन, शिक्षा, दूरसंचार, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीडीपी कृषि योगदान में वृद्धि होने लगती है, ये गलत है। अब देखो आज़ादी के समय जो है 1950 से 55 में कृषि क्षेत्र का योगदान था लगभग 55%, और आज क्या है वर्तमान में लगभग 18%, अर्थात इसमें कमी आने लगी है। ये लाइन गलत। प्राथमिक वस्तु की निर्यात कम, प्राथमिक वस्तु मतलब कृषि, प्राथमिक वस्तु मतलब क्या हो गया, प्राथमिक वस्तु मतलब कृषि उत्पाद, खनन, वानिकी निर्यात में, प्राथमिक वस्तु की निर्यात में कमी तथा विनिर्मित वस्तु की निर्यात में वृद्धि होती है। सही है। अर्थव्यवस्था में वैश्विक उदारीकरण की तरफ तेजी बढ़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है, अर्थात बी नंबर गलत है। किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अर्थात एलपीजी गैस, एलपीजी बीपीएल परिवार को एलपीजी का कनेक्शन निःशुल्क 2016 से इसकी शुरुआत यूपी के बलिया से हुआ था। यूपी के बलिया से इसकी शुरुआत हुई।
पोनवार क्या है? ये यूपी के पीलीभीत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गाय है। गाय की एक नस्ल है जिसकी दूध पौष्टिकता के साथ साथ उसकी दूध प्रचुरता में भी दूध पाई जाती है। इस प्रकार से आपका ये तमाम सवाल है ना, राजधानी पटना हाई कोर्ट का जो बैच चल रहा है, इसकी पढ़ाई, मुकम्मल पढ़ाई, पूर्ण पढ़ाई न्यूनतम समय में अधिकतम नॉलेज के लिए शुरू की जा रही है। यदि आपको लगता है कि संस्थान पूर्व की भांति इस बार भी अपने उसी विश्वसनीयता, उसी शिक्षक भरोसेमंद के साथ कार्य कर रहा है और इससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप जरूर जुड़ें और अपने आप को सक्षम और समृद्ध बनाएं। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। उसके डिस्कशन में आपका स्वागत है। लेट अस बिगिन। Directions. Question number 1 to 4. Select the most appropriate synonyms. समानार्थक अर्थ खोजना है आपको इन निम्नलिखित शब्दों के। द फर्स्ट वर्ड इज मंडेन। इसकी हिंदी है सामान्य, जिसमें एक्साइटमेंट की कमी हो, सामान्य हो, साधारण हो, दैट इज कॉल्ड मंडेन। कॉमन प्लेस, इसका भी अर्थ है सामान्य। एग्जेम्पलरी, उदाहरणीय। अनकॉमन, असामान्य। एक्सक्लूसिव, विशिष्ट। मंडेन और कॉमन प्लेस के अर्थ में समानता है, यानी कॉमन प्लेस मंडेन का सिनोनिम है, समानार्थक शब्द है। आंसर चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। मंडेन, कॉमन प्लेस, सामान्य, साधारण। नेक्स्ट वन इज सलूब्रियस। इट मीन्स स्वास्थ्यकर, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, लाभकारी हो, उसे सलूब्रियस कहते हैं। बेनिफिशियल हो, लाभकारी हो। वाइकेरियस कहते हैं जो किसी दूसरे के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य का दायित्व किसी अन्य पे पड़े, या अप्रत्यक्ष भी इसका अर्थ है। इंसीडियस, आपत्तिजनक है। सेप्टिक है वह जख्म, वह घाव जो बाद में खतरनाक हो जाता है, फैल जाता है, इत्यादि। सलूब्रियस और बेनिफिशियल में समानता है, अतः बेनिफिशियल सलूब्रियस का सिनोनिम है, इसलिए ए करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, रिनाउंस। रिनाउंस में त्याग देना। एक व्यक्ति सुख का जीवन, ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत कर रहा है, एंड he renounces, he gives up, okay? ऐसे जीवन को छोड़ देता है, उसे कहते हैं रिनाउंस, त्याग देना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इम्ब्रेस का अर्थ है गले लगाना, अपना लेना। एंटोनिम होगा इसका इग्नोर, अनदेखी करना।
समानता नहीं है अर्थ में। ओवरलुक, नजरअंदाज करना, समानता नहीं है अर्थ में, कोई मेल नहीं है दोनों के अर्थ में। एब्जर्ड, इसका भी अर्थ है छोड़ देना। कोई कार्य जो, कोई चीज जो आपके लिए अच्छी है आपने छोड़ दिया। रिनाउंस और एब्जर में समानता है, अतः डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट, एडुलेशन, प्रशंसा। एडुलेशन, प्रशंसा। अपैथी, उदासीनता, अभाव, रुचि का अभाव, अवर्जन, घृणा, स्कॉर्न, किसी चीज को आप पसंद नहीं करते हैं, आप उसके प्रति घृणा प्रदर्शित करते हैं, दैट इज स्कॉर्न। एडोरेशन, जिसकी आप प्रशंसा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एंटोनिम बोलना है विपरीतार्थक शब्द। स्टेशनरी, ये जो ए वाला स्टेशनरी है एक ई से भी होता है, जो लेखन सामग्री जिसे कहते हैं। ए से स्टेशनरी, इसका अर्थ होता है स्थिर। स्थिर, इसका विपरीत क्या होगा? अस्थिर, जो गति में है, मूव कर रहा है, मूविंग, वह जो गति में है, इसका विपरीत अर्थ रखता है। स्टिल, शांत। स्क्वायर आप जानते ही, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर है। वॉच, निगरानी करना या निगरानी। मूविंग, स्टेशनरी का विपरीतार्थक शब्द है, इसलिए एक करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, डिस्क्रीट का अर्थ होता है सावधान, केयरफुल। डिस्क्रीट का अर्थ होता है सावधान, केयरफुल में सावधान। ये समानार्थक है, विपरीतार्थक नहीं है। हीडलेस, जो ध्यान नहीं देता है, लापरवाह है। टैक्टफुल, जो काम को चतुराई से करता है, टैक्टफुल है। हार्मलेस, अहानिकारक है। यहां पर हीडलेस और डिस्क्रीट, हीडलेस डिस्क्रीट का विपरीतार्थक है, विपरीत अर्थ रखता है। दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। डिस्क्रीट सावधान, हीडलेस लापरवाह। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट, जब आप कोई कथन, आप कोई बात कहते हैं और उसे आप सिद्ध करते हैं, आप अपने कथन को और शक्ति प्रदान करते हैं, इसे कहते हैं कॉर्पोरेट। आपने किसी पर कोई आरोप लगाया है तो उसे सिद्ध करेंगे, इस कार्य को सिद्ध करने कार्य को कॉर्पोरेट कहते हैं। कन्फर्म, किस चीज को, किसी भी सूचना को अगर आप उसे सिद्ध करते हैं तो कन्फर्म करते। वेरीफाई, उसी अर्थ में है। अपोज का अर्थ है उसका विरोध करना, कॉर्पोरेट का विपरीत है अपोज। वैलिडेट का अर्थ है उसे सही करार देना, जो आपने कहा उसे वैलिडेट किया। यहां पर अपोज इसका विपरीत है कॉर्पोरेट का, अतः सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। परनिशियस मीन्स हानिकारक, बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी, ये विपरीत है। नेफेरियस, नापाक, ये समानार्थक है, नेफेरियस नापाक। मलिशियस, द्वेषपूर्ण, ये भी समानार्थक है। मैलकंटेंट, असंतुष्ट, ये भी समानार्थक है, या अर्थ में ये मिलता जुलता है परनिशियस से। बेनिफिशियल इसका अपोजिट है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, इडियम्स है। इस इडियम्स का सही अर्थ चुनना है। टू मेक एनीथिंग विजिबल, किसी भी चीज को विजिबल बना देना, यानी कि देखने योग्य बना देना, ये अर्थ नहीं है। टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, इसका अर्थ होता है राज को खोल देना,
रहस्य को प्रकट करना, ये रहस्य प्रकट करना है। इस लाइन का भी टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये भी इसका यही अर्थ है। टू रुइन समवन्स प्लान, किसी की योजना को यानी कि असफल कर देना, ये अर्थ नहीं है। टू टॉक रैंडमली, अचानक बात करना, ये अर्थ नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। स्पिल द बीन्स मीन्स रहस्य प्रकट करना। नेक्स्ट वन, बाइट योर टंग, अब बात कहते हुए रुक जाना, अपनी बात को नहीं कहना। टू स्कोल्ड समवन, किसी को मौखिक रूप से डांटना, नो। टू ड्रिंक वेरी हेवली, बहुत ज्यादा पी लेना, नो। टू अवॉइड सेइंग समथिंग, कुछ कहने से बचना, रुक जाना। टू हैव समथिंग एक्सप्लोर, किसी चीज की तलाश करना। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, लेट बायगोन्स बी बायगोन्स, इसका अर्थ है जो बीत गई से बात गई, पुरानी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ होगा इग्नोर द पास्ट, इसका अर्थ है चेंज द पास्ट, भूतकाल को बदलना, नो। टेक रिवेंज, बदला लेना, नो। फ्लैटर समवन, किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, नहीं, ये अर्थ है इग्नोर द पास्ट, इसके करीब है जो बीत गई सो बात गई। नेक्स्ट वन, बर्न वंस ब्रिजेज, इसका अर्थ है कि कोई ऐसा आप कार्य करते हैं कि फिर पुनः आप पुरानी स्थिति में नहीं जा सकते हैं। वर्किंग वेरी हार्ड, नो। रातों रात सफल होना, नो। शत्रु पर आक्रमण करना, नो। इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, पुरानी स्थिति में वापस जाना जब असंभव हो तो उसे कहते हैं बर्न वंस ब्रिजेज। नेक्स्ट, one word substitution, something which can't be taken by force, वह चीज जिसे आप बलपूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इरेसिस्टिबल का अर्थ है कोई चीज जिसको करने से आप अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, आप काबू के बाहर हैं, आपको कोई कार्य करने से अपने आप को नहीं रोक सकते हैं, उसे कहते हैं इरेसिस्टिबल। वो एक ऐसी चीज है जिसको प्राप्त करने से आप रुक नहीं सकते हैं, इसलिए ये मेल नहीं कर। इंपेरेटिव, अति आवश्यक, ये भी सही विकल्प नहीं है। इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, ये भी सही विकल्प नहीं है। इम्प्रेग्नेबल का अर्थ है जिसे भेदा नहीं जा सके, जिसे शक्ति से प्राप्त नहीं किया जा सके, इम्प्रेग्नेबल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सी, this is called impregnable. C is the correct answer choice. Next, a person who arranges and sells flowers, वह व्यक्ति जो फूल का व्यापारी है, जो फूल उगाता है, वो हॉर्टिकल्चरिस्ट, बोटनिस्ट आप जानते ही हैं, ओके। अपियरिस्ट, वो जो मधुमक्खी पालता है। हियर फ्लोरिस्ट इज द सेलर ऑफ फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, ओके। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु लिव्स हिज और हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, ऐसे व्यक्ति को एमिग्रेंट कहते हैं। और जब ये व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है तो उस व्यक्ति को इमिग्रेंट कहते हैं, IMMIGRANT। वहां के लोगों के लिए, जिस देश को छोड़ता है वो अपने देशवासियों के लिए एमिग्रेंट है। वेगाबॉन्ड, जो बिना घर के है, जिसका घर नहीं है। मर्सिनरी, जो पैसे लेकर आतंकी या युद्ध करता है। इमिग्रेंट, वह जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है। यहाँ सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, स्पेलिंग चेक। एम्बॉडीमेंट करेक्ट है, मनूवर करेक्ट है, डिसेंट्री करेक्ट है, ट्रूली में ई नहीं होता। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट करेक्ट है,
D here, T is the correct answer choice. Restaurant correct है. Effervescence in a बुलबुला जिसे कहते correct है. Impeccable जो incessant लगातार, ये करेक्ट है. इम्पेकेबल में डबल सी होता है, अतः IMPECCABLE, इम्पेकेबल यानी बिना त्रुटि के, जिसमें कोई कमी नहीं हो. ओके, नेक्स्ट 18th, that's why C is the correct answer choice. Now 18th, surreptitious means चुप चोरी, ये करेक्ट है स्पेलिंग. और sacrilege means अपवित्र करना, impervious, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. impervious जिसको, जो प्रभावित नहीं होता है. incandescent जो धीरे धीरे जिसकी रोशनी बढ़ती है, incandescent. और गर्मी, जितना गर्म होता है रोशनी बढ़ती है, incandescent. sacrilege में D का नहीं होता है. B is the correct answer choice. Next 19. Everyone knows the fact that China is located in the north of India. नहीं, in नहीं होगा, यहाँ पे टू होना चाहिए. टू द नॉर्थ, भारत के उत्तर में है, अतः इनके स्थान पर टू का प्रयोग होगा. नेक्स्ट, over the years I met an old friend of mine on platform 2 in Patna Junction. No, at Patna Junction. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे के लिए एट का प्रयोग करते हैं. Okay, A is the correct answer choice. Next one. Okay, thank you very much. See you. Until then, good night. Good evening, students. आज मॉक टेस्ट 3 का डिस्कशन आज करवाने जा रहे हैं, और वो किसका है? पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का है. एक चीज मैं बता दूं कि टारगेट बैच 10 जून से स्टार्ट हो रही है. जिनको इनमें इनरोल करवाना है वो जल्द से जल्द राजधानी कोचिंग सेंटर को संपर्क करें. ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए. इसमें 15 क्वेश्चन जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है उसका मैं आज डिस्कशन करवाने जा रहा हूं. क्वेश्चन क्या है? विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर के साथ संप्रेषण करने देता है? यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह विशेषीकृत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा है इसमें से चारों में से जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ या इनपुट हो या आउटपुट, किसी का भी बारे में बोल रहा है, वो संप्रेषण करने देता है. यूटिलिटी ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर होता है. तो इसको हटाइए, इसको मत कहिए यूटिलिटी, इसको कहिए ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर कह सकते हैं. तो ठीक है, तो ये तो मेरा गलत टर्म है. यूटिलिटी प्रोग्राम, देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? ये हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस या सिस्टम मेंटेनेंस से रिलेटेड है. जैसे कि आपका एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, ये सब उसी का पार्ट है. तो ये भी मेरा नहीं होगा. डेटा कॉम्प्रेशन यूटिलिटी, यानी कि वैसा सॉफ्टवेयर जिससे कि मैं डेटा को छोटा कर सकूं, जैसे विनजिप कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर, उससे भी रिलेटेड नहीं है. तो इसी कारण से ये भी गलत होगा. हाँ, डिवाइस ड्राइवर, देखिए डिवाइस ड्राइवर का एकदम अहम रोल है. बिना डिवाइस ड्राइवर के आप कोई भी हार्डवेयर डिवाइस नहीं चला सकते. अगर आपने स्कैनर परचेज किया है तो डिवाइस ड्राइवर उसमें डालना होगा, सॉफ्टवेयर डालनी होगी, तब ओएस उसको रिकॉग्नाइज करेगा, नहीं तो नहीं रिकॉग्नाइज. वो समझेगा कि ये हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं है.
तो आंसर आपका हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर। अब सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना की डैश कहते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या है? कन्वर्जन है, यानी एनालॉग सिग्नल को क्या करना, डिजिटल सिग्नल में, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, तो इसी कारण से मॉडेम नहीं होगा। दूसरा है टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? यानी कि हर एक सर्वर में देखिएगा टर्मिनल होगा। वो क्या होता है? कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल भी आपका इसका पार्ट नहीं होगा। वीसैट, अब देखिए वीसैट का कभी कभी देखिएगा फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। क्या है? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, यही वीसैट है। ठीक है, तो यहां पे वही ना है, सैटेलाइट कनेक्शन के लिए एंटीना की क्या होनी चाहिए? वीसैट होनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं, हमको आंसर प्राप्त हो गया तो हम डी पे नहीं लगाएंगे, ये क्रॉस मेरा हो जाएगा। एक ट्रांजैक्शन में रोलबैक कमांड का, देखिए आपने ट्रांजैक्शन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रोलबैक का पुनः उसी अवस्था में आ जाना, उसको रोलबैक कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन के निष्पादन के परिणाम स्वरूप डेटाबेस में होने वाले सारे परिवर्तन को अंडू करना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्यों सही होगा? हमने बताया ना कि जब ट्रांजैक्शन होता है और मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो वह पुनः, यानी कि जो भी वर्क किया हुआ है सब अनडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडू हो जाएगा। तो अर्थात ऐसा स्थिति में हमारा ए आंसर। अब बी क्यों नहीं होगा? अंतिम अपडेटेड, ये कह रहा है कि लास्ट में जो किया गया है उसी को अनडू करे। अरे ये तो सब चीज होगा ना, सब जो भी काम हुआ सबको अनडू करना है, तो ये भी नहीं होगा। डेटाबेस के कंटेंट को इसके पिछले दिन के, यानी कि अब ये कह रहा है क्या, पिछला दिन जो काम हुआ ना हो वहां तक हम अनडू कर देंगे। नहीं, इसका जहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा ना वहां तक ही अनडू होने वाला है, तो ये भी गलत होगा। यह सुनिश्चित करना कि डेटाबेस के सारे परिवर्तन प्रभावी है, यानी कि सारे परिवर्तन, ये तो कमिट के बारे में बोल दिया ना, हटा दीजिए, ये भी मेरा आंसर गलत हो जाएगा। सही आंसर ए हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते। अब यहां पे पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। पहला पार्ट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या करता है? हमको इंश्योर करवाता है क्या कि वेदर माय मैसेज इज चेंज और नॉट, क्या कि हमारा जो मैसेज जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं, यही इंश्योरेंस क्या दिलवाता है? इंटीग्रिटी। तो हमारा डिजिटल सिग्नेचर, अगर हमने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बोला तो इसमें क्या हुआ कि ये मेरे लिए उपयोगी है। नॉन रिपुटेशन, नॉन रिपुटेशन का मतलब है कि जब सेंडर हो ना वो डिनाई कर जाए कि हमने ये मैसेज नहीं भेजा। व्हेन द सेंडर डिनाइड यस दैट दिस मैसेज इज नॉट सेंड बाय मी, तो ये भी तो है। ठीक है, यहां पे क्या नहीं, डिजिटल सिग्नेचर के लिए डैश नहीं दे पाते, तो यहां पे ये है, दोनों है। अब ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब है चेकिंग। वो चेक करेगा कि क्या ये मेरा ऑथेंटिकेशन ये सही है कि नहीं, यूजर आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए सब में देखते रहिए, ये इंटीग्रिटी ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट है। नॉन रिपुटेशन में क्या होता है कि व्हेन सेंडर डिनाइड फॉर मैसेज, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन। पर
कॉन्फिडेंशियलिटी ये चीज लैक करता है हमारे डिजिटल सिग्नेचर में, और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं दे पाते हैं। तो ये तीनों तो दे पाते हैं पर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं दे पाते हैं, तो इसी कारण से मेरा आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब 40 देखिए, 40 क्या पूछ रहा है? ऐसे कई सुरक्षा उपकरण जिसका उपयोग व्यक्तियों को आपके सिस्टम का शोषण करने से रोकने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका फायरवॉल के संयोजन से प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, सिक्योरिटी से आपके सिस्टम को क्या एक्सप्लॉइटेशन से क्या करता है, रोकता है। तो उसमें पूछ रहा है कि किस फायरवॉल का हम लोग यहां प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन यही है हमारा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहला प्रॉक्सी सर्वर। व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर? ये क्या है? इंटरमीडिएट सर्वर है, किसके बीच में है? यूजर और इंटरनेट के। तो प्रॉक्सी सर्वर तो नहीं होगा। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है? ये डायरेक्टली क्या करवाता है? इन अदर वे कैन से टू डिटेक्ट अनऑथराइज एक्सेस। ये क्या करता है? डिटेक्ट करवाता है अनऑथराइज एक्सेस से। तो यहां पे हमारा पूछा जा रहा है कि किस वर्ड, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? आंसर बन सकता है। बन क्या सकता है? यही मेरा आंसर होगा। कारण क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन का मतलब क्या है? बाहरी व्यक्ति, यानी कि क्या मतलब है कि बाहरी व्यक्ति जो सिंह मार रहा है, सिंह क्या सोचता है? हाँ, सिंह मार रहा है, यानी कि बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश करने जा रहा है या करना चाहता है, तो उसी का रोकथाम, यानी कि ये डिटेक्ट कर दिया नहीं, ये व्यक्ति बाहरी नेटवर्क का है तो इसको परमिशन नहीं देगा, तो इसी को कहा जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये तो सही होगा एकदम 100। टर्मिनल सर्वर, देखिए टर्मिनल सर्वर क्या है? टर्मिनल सर्वर के बारे में आप समझ रहे हैं सर्वर का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम रिमोट एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा टर्मिनल सर्वर है, पर ये एक तरह से फायरवॉल नहीं है, तो इसको भी हम हटा देंगे। वेब सर्वर क्या है? ऐसा सर्वर जिसके द्वारा हम सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं कहीं पे भी, यानी ऑनलाइन, थ्रू ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड द वेब सर्वर। तो यहां पे वेब सर्वर भी बनता नहीं है, तो हमारा आंसर बनता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन सा है? यानी कि हमसे पूछ रहा है जब डिवाइसेस जो कनेक्ट होती है तो वहां पे हार्डवेयर जो हम लोग यूज करते हैं डिवाइसेस, यानी कि जब कनेक्टिंग करते हैं किसी चीज के लिए भी, तो वहां पे जो डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन सा डिवाइस है वो बताइए। रिपीटर तो हम यूज करते हैं, ब्रिज भी यूज करते हैं, राउटर और गेटवे, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। रिपीटर यूज करते हैं, ब्रिज, राउटर, डेल क्या है? डेल तो दूसरा चीज हो गया ना, मे बी ये डेल आपका कंपनी, यानी कि जो कंपनी लैपटॉप बनाती है उसके बारे में बोल जा, तो ये तो नहीं है हार्डवेयर। रिपीटर है, कनेक्टर है, राउटर और गेटवे। देखिए कनेक्टर क्यों नहीं होगा? कनेक्टर एक छोटा पार्ट है, ठीक है, इसको आप कनेक्टिंग डिवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसी कारण से ये मेरा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, एम्पलीफायर, ब्रिज, राउटर, यहां एम्पलीफायर कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। एम्पलीफायर आपका सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, दिस इज नॉट अ कनेक्टिंग, यानी कि जिससे मेरा नेटवर्किंग में कनेक्टिविटी प्रदान करे डिवाइसेस को, ये हम लोग एम्पलीफायर का यूज नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे बनेगा। स्टूडेंट्स, वंस मोर आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू, हम लोग का टारगेट जो बैच है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सीट लिमिटेड है, जल्द से जल्द, क्योंकि ये टारगेट बैच है। ठीक है, सीट फुल हो जाएगी तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है,
तो हम लोग टारगेट बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 10 जून से, किसका? पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का। तो जल्द से जल्द आप यस इंस्टीट्यूट को संपर्क करें। ऐसे भी आप देख रहे हैं नीचे में यस मोबाइल नंबर फ्लैश कर रहा है। अब कैसे आना है वो तो आपको मालूम है, पटना जो यूनिवर्सिटी है ना उसके जस्ट सामने पिलर नंबर 6061 है, उसी के जस्ट सामने आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आप आके संपर्क कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के साथ प्रमुखतः किस प्रकार की प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाना है? यानी कि सुपर कंप्यूटर में जो हम प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट यूज करते हैं, जो प्रयोग किया है, तो वो क्या है? फ्लॉप्स, 1 सेकेंड के फ्रैक्शन है, ये तो नहीं है। ये तो एक तरह से क्या कहा रहा है कि 1 सेकेंड के फ्रैक्शन है कि सेकेंड का 10वां 11वां जो भी पार्ट है। गीगाहर्ट्ज ये हमारा क्लॉक स्पीड का है, तो ये भी नहीं होगा। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा प्रोसेसिंग स्पीड मैनेजमेंट का ये नहीं पार्ट है। तो वो क्या है? फ्लॉप्स। क्या है? फ्लॉप्स। यही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट, एप्लेट एक डैश डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। देखिए एप्लेट क्या है उसको समझिए। एप्लेट मेन क्या है, ये किसके लिए यूज होता है? ये हमारा जावा एप्लेट वेब पेजेस के लिए होता है। ठीक है, वेब पेजेस में जो हम लोग यूज करते हैं ना वेब पेजेस, तो वहां पे जावा एप्लेट पड़ा रहता है। ठीक है, तो वही जावा एप्लेट वेब पेजेस को ही हम लोग एक तरह से एप्लेट कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एप्लेट एक क्या है? स्टैटिक है, डायनेमिक है, एक्टिव है, पैसिव है? अब देखिए यहां पे थोड़ा समझिए, डायनेमिक और स्टैटिक तो कह सकते हैं, ये दोनों तो कभी होगा नहीं। अब दोनों को समझिए, अगर हम स्टैटिक कहते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंटेंट्स होगा वो एकदम स्टैटिक होगा, यानी कि फिक्स होगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं एप्लेट के साथ, क्योंकि एप्लेट में चेंजिंग होती है, एप्लेट में चेंजिंग होती है, तो स्टैटिक नहीं हुआ। अब डायनेमिक क्यों होगा? क्योंकि यहां पे वेरिएशन आ सकती है, चेंजिंग आती है, तो इसी कारण से ये मेरा एप्लेट कौन सा हो जाएगा? एक डायनेमिक यस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन हो जाएगी। किस प्रकार के डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड रिकॉर्ड में एक से अधिक पेरेंट, यानी कि चाइल्ड रिकॉर्ड में एक से अधिक पेरेंट रिकॉर्ड हो सकता है? यानी कि क्वेश्चन यहां फोकस कर रहा है चाइल्ड रिकॉर्ड में, जहां पे हमारा एक नहीं एक से ज्यादा हो। नेटवर्क होगा, हायरार्की, हायरार्की तो कभी होगा नहीं। हायरार्की का मतलब क्या है? एक सिस्टमैटिक वे में, तो वहां पे क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड में नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये क्या फोकस कर रहा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, तो इसको तो हटना ही पड़ेगा। रिलेशनल डेटाबेस में है, रिलेशनशिप है, पर इस तरह का रिलेशनशिप आपको सिर्फ दिखेगा एक ही में, वो कौन सा है? नेटवर्क डेटाबेस में। किसमें मिलेगा? नेटवर्क डेटाबेस में, जिसमें कि चाइल्ड रिकॉर्ड में आपको मिलेगा एक से अधिक पेरेंट, और वो होगा आपका नेटवर्क होगा। डैश नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनल से जुड़े रहते हैं। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टर्मिनल, यानी कि ये किसमें आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको बस में। बस में क्या होता है? एक लीनियर केबल होता है, और इसी से हर एक टर्मिनल जुटा रहता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, कौन सा नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनल से जुड़े होते हैं? वो होगा आपका बस। स्टार में क्या होता है? हमारा सेंट्रल डिवाइस से हर एक टर्मिनल जुटा हुआ, सेंट्रल डिवाइस से हर एक नोड कनेक्ट होता है, तो इसी कारण से बस तो नहीं है, सॉरी स्टार नहीं होगा। ठीक है, स्टार नहीं होगा। हाइब्रिड तो है ही नहीं इस तरह का, यस टोपोलॉजी है ही नहीं, इसको हटा दीजिए। और शेष भी किसी तरह का कोई टोपोलॉजी नहीं है, तो इसी कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा
बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, लीनियर केबल होता है, और लीनियर केबल इसको कहा जाता है, हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, और वही एक बैकबोन होता है जिससे हर एक नोड अपने आप में, यानी कि हर एक नोड उस बैकबोन से कनेक्ट रहता है। जब दो ट्रांजैक्शन डेटा को अनलॉक करने के लिए एक दूसरे का इंतजार करे तो उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति, ये तो सिंपल आपने पढ़ा होगा, डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, जब आपका 2 और मोर ट्रांजैक्शन हो रहा है और सब क्या कर रहा है, वो उसके लिए वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर ईच अदर। जब एक से ज्यादा यानी कि 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो और हर कोई वेट कर रहा है एक दूसरे के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड लॉक क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। जब मल्टीपल यूजर्स कैन रीड, दैट मेक्स योर शेयर्ड लॉक। ठीक है, तो यहां पे ये भी नहीं बनेगा मेरा आंसर। अब एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉक दैट इज ओनली एक यूजर कैन एक्सेस, यानी कि ओनली वन यूजर कैन एक्सेस, दैट विल बी योर एक्सक्लूसिव लॉक। तो ये भी मेरा गलत हो गया। बाइनरी लॉक क्या है, देखिए बाइनरी लॉक क्या है, उसमें आप देखिएगा लॉक भी आपको मिलेगा और अनलॉक भी मिलेगा, पर क्वेश्चन लॉक अनलॉक से रिलेटेड नहीं है। यहां है कि क्या ट्रांजैक्शन डेटा को अनलॉक करने के लिए, यानी कि हमारा क्या होगा, हर एक जो है अपने आप में क्या वेट करेगा कि अनलॉक, यानी कि अनलॉक करने के लिए वेट करेगा, और जहां ये परिस्थिति आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेडलॉक। तो इसके अनुसार से बाइनरी लॉक भी आपका आंसर नहीं बनेगा। डैश आपके सिस्टम को हैकर से बचाता है। हैकर्स तो आप जानते हैं अनवांटेड पर्सन होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, एनी हाउ आपके सिस्टम के डेटास को चुराना, यानी इंपॉर्टेंट डेटा को। अब देखिए ये क्या है, स्नार्ट। स्नार्ट क्या है, ये हमारा एक आईडीएस सॉफ्टवेयर है, यानी कि आईडीएस सॉफ्टवेयर है। तो हमारा यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हैकर से, तो स्नार्ट तो नहीं होगा। बैकअप क्या है, जब मेरा कोई डेटा उसका मिररिंग करना है, उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकअप। तो बैकअप भी आपका नहीं होगा। फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, तो यहां तो क्वेश्चन हमारा क्या है, हैकर से बचाता है, सिक्योरिटी, हैकर से नहीं, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। तो यहां पे फायरवॉल भी नहीं बनेगा। एंटीवायरस, अच्छा सॉरी फायरवॉल यहां पे दोनों करेगा ना, फायरवॉल सिक्योरिटी दिया, फायरवॉल अगर सिक्योरिटी दिया तो अर्थात क्या किया, हैकर से बचा, यानी कि बाहरी व्यक्ति से आपको बचा रहा है, तो हमारा आंसर फायरवॉल होगा। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस आपके फाइल को जांच करता है कि क्या वो वायरस से ग्रस्त है कि नहीं, उसी को स्कैन करके आप तक पहुंचाता है कि ये फाइल इन्फेक्ट हुआ है, क्या इस पे कार्रवाई की जाए। तो अगर हाँ बोलते हैं तो उस पे कार्रवाई होती है, ठीक है। जो प्रोग्राम वर्तमान में सिस्टम में लोडेड हो लेकिन एक्टिव ना हो, उसे डैश में रनिंग कहा जाता है। देखिए यहां पे समझिए, इसका कहने का मतलब है मेमोरी में पड़ा हुआ है पर रनिंग मोड में नहीं है, क्वेश्चन यही है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बैकग्राउंड, यानी कि कह रहा है क्या कि सिस्टम में लोडेड है पर लेकिन एक्टिव ना हो, तो उसे डैश में रनिंग कहा जाता है। स्वाभाविक है ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रनिंग होगा, ठीक है। अब देखिए यूजर सेशन क्या होता है, यूजर सेशन का मतलब है कि यूजर अपना सेशन स्टार्ट करे, तो इसको इससे मतलब नहीं ना है। यूजर का मतलब क्या है, वो अपने यूजर आईडी से स्टार्ट करेगा, सेशन चालू हो जाएगा, अपना काम करेगा। बैकअप नहीं होगा, बैकअप क्यों नहीं होगा, बैकअप हमारे डेटा को क्या करता है, या एक नया फाइल क्रिएट करवाता है, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो वो भी तो मेरा नहीं होगा। अब कर्नल क्या है, ये कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम,
दिस इज कॉल्ड द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी कारण से क्या होगा कि आपका कर्नल भी नहीं होगा। अब देखिए बैकग्राउंड क्यों होगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है ना वो मेमोरी में पड़ा हुआ है बट नॉट एक्टिव है। मेमोरी में पड़ा हुआ है बट एक्टिव कहां नहीं है, फोरग्राउंड में एक्टिव नहीं है, बैकग्राउंड में एक्टिव है, फोरग्राउंड में एक्टिव नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट में कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करना होता है, यानी इंटरनेट से जो आ रहा है मेरा फाइल उसको कंप्यूटर में सेव करना है। तो इसको क्या कहा जाता है, जब बाहर से कोई डेटा आए हमारे सिस्टम में सेव होने के लिए, तो ये मेरा प्रोसेस होता है डाउनलोडिंग, और जब यहां से उठ के कहीं जाता हो तो इसको कहते हैं अपलोडिंग। तो यहाँ पे इंटरनेट में कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव किया जाए तो उसको डाउनलोडिंग कहेंगे, स्टोरिंग कहेंगे। स्टोरिंग क्या है, कोई डेटा को पेन ड्राइव से स्टोर करवा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं स्टोरिंग, पर यहां इंटरनेट से तो ये टर्म नहीं होगा। ट्रांसफरिंग का मतलब क्या है कि यहां से हम डेटा को किसी दूसरे सिस्टम में दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो हमारा ट्रांसफरिंग, ये भी नहीं होगा। अपलोडिंग क्यों नहीं होगा, अपलोडिंग क्या बोले, आपके सिस्टम से जाता हो तो वो अपलोडिंग, पर हमारा क्या है, इंटरनेट से कहीं किसी सोर्स से मेरा डेटा कंप्यूटर में आ रहा है तो उसे हम कहते हैं क्या, डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, अनसॉलिटेड ईमेल क्या कहलाता है। अनसॉलिटेड ईमेल आपने पढ़ा होगा, ये स्पैम होता है। स्पैम में जनरली देखिएगा ये हमारा स्पैमिंग होता है, ठीक है, ये स्पैम फोल्डर में पड़ा हुआ था, इसको कहा जाता है जंक मेल भी कहते हैं। ठीक है, अब यूजनेट क्या है, यूजनेट का मतलब है कि ये जनरली डिस्कशन के लिए यूज होता है। ठीक है, हमारे नेटवर्क सिस्टम में डिस्कशन के लिए जब हो तो वहां पे हम लोग यूजनेट का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बैकबोन तो हम बता चुके हैं ना कि एक लीनियर केबल है, ठीक है, और उसी के अनुसार से आपका हर एक टर्मिनल जुड़ा है, तो बैकबोन भी तो नहीं होगा, जो हम बताए थे आपको बस टोपोलॉजी के लिए। और फ्लेमिंग क्या है, फ्लेमिंग क्या है ये समझिए, एक तरह से एब्यूजिव है, एब्यूजिव पार्ट है, यानी कि ऑनलाइन में जब एब्यूजिव मैसेज यानी कि वल्गर मैसेजेस जो हम करते हैं तो उसका एक टर्म है, वो टर्म कहलाता है फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो हमारा अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या, स्पैम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं स्पैम कहते हैं। तो आई होप you have understood this one, all that 15 yes MCQs, and I hope this will help you a lot for your yes Patna High Court computer operator cum typist exam. Okay, thank you my dear.